सभी को नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति। आज मैं फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हुई हूँ एक नया मुद्दा लेकर, जो कि सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रहा है। कहीं कहीं ये मुद्दा समाज के लिए बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा करता है, जिसमें समाज खुद एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि उस स्थिति को कैसे टैकल किया जाए। लिव इन रिलेशनशिप को अभी तक समाज में वैधता प्राप्त नहीं है, लेकिन हम अ, विभिन्न मेट्रोपोलिस सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में अब ये देख रहे हैं कि बड़ी ही तीव्रता से ये फैलता जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के मुख्यतः जो केस हमें दिखाई देते हैं वो सन 2000 के बाद से दिखाई देते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर था और अर्बनाइजेशन हो रहा था। शिक्षा बड़े ही सुलभ तरीके से लड़के जेंडर न्यूट्रल होकर लड़के और लड़की दोनों की तरफ बढ़ती जा रही थी और रोज़गार के नए नए द्वार खुल रहे थे। तब मुख्यतः लड़के और लड़कियों ने यह चुना कि वह गांव या अपने समाज और परिवार से अपनी निर्भरता को त्याग कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहरों की तरफ पलायन किए। इस दौर में लड़के और लड़की चूँकि आत्मस्वावलंबी हुए और आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, उन्होंने विवाह नामक संस्था को लगातार चुनौती दी और साथ रहने में विवाह जैसी संस्था की आवश्यकता पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया। हम देखते हैं कि उसके बाद से ये केसेस ये इस तरह के कपल जो कि एक साथ लिव इन में रहना पसंद करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए और कानूनी क्या दांवपेच थे वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कानूनन उस समय तक कोई ऐसी अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हुए थे। धीरे धीरे कई ऐसे वर्डिक्ट कोर्ट्स ने दिए, जिसके बाद बहुत से अधिकार मुख्यतः स्त्रियों को प्राप्त हुए, क्योंकि स्त्रियों का ही हर कुछ स्टेक पर रहता है जब लड़कियां किसी एक लड़के या फिर किसी दूसरे जेंडर के साथ या सेम जेंडर के साथ रहती हैं। मुख्यतः उनका पूरा भविष्य स्टेक पर रहता है। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोर्ट ने समय समय पर वर्डिक्ट दिए, लेकिन संसद में एक पूर्ण कानून, एक प्रॉपर ड्राफ्ट के साथ कभी बनाया नहीं गया, अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन कानूनी वैधता प्राप्त है लिव इन रिलेशनशिप को। अब हमारे समक्ष जो मुख्य प्रश्न आते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्यों वैवाहिक संस्था को क्वेश्चन करता है और क्यों ऐसा है। मुख्यतः हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि विवाह संस्था और लिव इन रिलेशनशिप के बीच में अंतर क्यों है, जबकि विवाह संस्था भी लिव इन ही है, जिसमें दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं। इसमें एक साथ रहने के साथ क्रेडिबिलिटी है और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, कमिटमेंट है। लिव इन एक तरह से कहा जा सकता है कि कमिटमेंट फ्री रिलेशनशिप। शादी में दो लोगों के बीच में संबंध है, ये तो है ही, इसको लिव इन भी कहा जा सकता है, लेकिन इससे बियॉन्ड हम देखें तो सारे संबंध जो लड़की की तरफ से हैं और लड़के की तरफ से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसीलिए जिस तरह से जुड़ना बहुत ही मजबूत और सशक्त होता है समाज में विवाह में, उसके उलट अगर उसे टूटना हो तो भी कई कड़ियों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जब लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाती है तो इसमें चूंकि कमिटमेंट नहीं है, ज़्यादातर केसेस में लड़कियां और लड़के अपने परिवार वालों से छुपकर एक साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लड़का 6-7 साल रहने के बाद वॉकआउट कर जाता है तो लड़के के परिवार की तरफ से कोई भी मुतालबा नहीं किया जाता, जबकि लड़की पूरी तरीके से बिखर जाती है, क्योंकि इसके विभिन्न कारण हैं। तो मेरा इस कड़ी में पहला प्रश्न यही है कि लड़की और लड़का जब एक साथ रहते हैं तो वो लिव इन है। इसी को अगर हम सामाजिक वैधता दे दें, एक्सेप्टेबिलिटी दे दें समाज की, तो वो शादी विवाह हो जाता है। ठीक है, जाति धर्म और इस तरीके के अगर बहस है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको अगर हम साथ अलग करते हैं
तो भी क्या शादी और लिव इन को एक जैसा माना जाएगा? क्योंकि 2 लोग साथ-साथ रह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यतः शादी और लिव इन में अंतर क्या है? शादी और लिव इन, लिव इन बिल्कुल दो लोगों के बीच की बात है और शादी पूरे समाज के बीच की बात है। अगर हम लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो मैरिज शब्द आता है, उसमें एक प्रोसेस होता है। नहीं, लड़का लड़की अगर परिवार ना भी राजी हो तो वो मंदिर में जाते हैं या जहाँ भी उनको निकाह परवाना हुआ या जो भी इस तरह की संस्था है अपने धर्म के हिसाब से वो उसको लीगलाइज करते हैं। समाज में अपने दोस्त चार बुला लेते हैं, लेकिन बुलाते हैं उसको। इनफैक्ट अगर लीगल मैरिज भी करना है वहाँ भी दो लोग उपस्थिति मांगता है, यानी कि ये बिना समाज के आप नहीं कर सकते हैं। तो शादी का मतलब ही हो गया कि आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज का हिस्सा है, आपको इसकी भी एक स्वीकृति मिलती है। लेकिन जब हम लिव इन की बात करते हैं तो ये सिर्फ दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और दो लोग मिलकर साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब इसमें अगर उसके दोस्त को पता है, नहीं पता है, उनके परिवार को पता है, नहीं पता है, ये कोई विशेष परिवर्तन उनके विचारों में नहीं ला सकता, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें लिव इन में रहना है, साथ में रहना है। अब कितने साल क्यों रहना है, क्या सोच के रहना है, ये सिर्फ वही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दो लोगों के बस बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। जिस दिन ये ब्रेक हो गया, किसी एक का दिमाग खराब हुआ, वो निकल गया, दूसरा भावात्मक लॉस में चला जाएगा और उस चीज़ का रोना पीटना चलता रहेगा। क्योंकि समाज ने उस समय उसको स्वीकृति नहीं दी थी, अभी भी उसको स्वीकृति नहीं देगा। अभी भी उसके पास संवेदनाओं की कमी होगी, कंधे की कमी होगी, लोग उसको पैम्पर कम करेंगे। अभी ही जैसे एक केस हुआ कि एक लड़की ने 8 साल के बाद अगर कहा कि हाँ ठीक है लिव इन के कारण, तो उसमें 8-10 में से 5-6 लोग तो आराम से कहते थे कि लड़की ने खुद से डिसीजन लिया था तो अब भुगते। क्या पता वो पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी, उसने अपने हिसाब से जानबूझ के यही सब करने के लिए। तो जहाँ लड़की का भावात्मक लॉस भी हुआ है, भावात्मक लॉस का आप दिखा भी नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे आप शादी जैसी संस्था से जोड़ सकते हैं? क्योंकि शादी जैसी संस्था में अगर कुछ भी हो रहा है तो पड़ोसी तक को पता होता है कि हाँ इनके घर से मारपीट की आवाज़ आती है या ऐसा होता है, या इनके 4 लोग आपको समाज में उस चीज़ में स्वीकृति देते हैं कि हाँ इसका जो इन लॉज है वो अगर किसी को मारा पीटा जाता है या मिसबिहेव किया जाएगा तो घर में ससुराल वाले बुरे हैं या बहू बुरी है, कम से कम समाज ये बात निष्पक्ष रूप से जानता जरूर है, भले ही उसको सहयोग करे नहीं करे। लेकिन जब लीगलाइज बात होती है तो लोग, समाज उसके पीछे खड़े होकर कहते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन ऐसे रिलेशन के फेवर में कोई समाज कहीं से खड़ा नहीं होता है। वहाँ पे उसके पास स्वीकृति के लिए सिर्फ आपस में दो लोगों का सुख भी है और दुख भी है और उसी पे उनको आधारित जीवन जीना है। कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ-साथ चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो जहाँ भी रहता है उसे एक समाज की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो लड़कियाँ, मुख्यतः लड़कियाँ या लड़के अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं, तो क्या ऐसी आवश्यकता होती है कंपेनियन की? क्या वह व्यक्ति कंपेनियन की रियल डेफिनिशन पे खरा उतर रहा है? या फिर यूँ ही किसी एक बचकाने डिसीजन के कारण कॉलेज से पास आउट होकर या वर्किंग है तो जॉब करते हुए कहीं पे साथ में रहने का निर्णय लेते हैं। साथ में रहना केवल दोस्तों की तरह रहना नहीं है, पति-पत्नी की तरह रहना होता है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को पति-पत्नी की तरह ही रखते हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, उनके आपसी इमोशनल अटैचमेंट, फिज़िकल अटैचमेंट हो जाते हैं। क्या जो चुनाव है, ऐसा कहा गया कि लड़कियां एवं ही किसी को नहीं चूज करती, तो मेरा यह प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड और हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि लव इज लिटरली ब्लाइंड, तो लड़कियां जब चुनाव करती हैं कंपेनियन का और जब साथ में रहने लगती हैं तो क्या क्या सोच कर एक लड़के के साथ जो कि उनका कंपेनियन बनने के लायक है या नहीं, किस क्राइटेरिया पे वो रहना शुरू कर देती हैं, जिसके परिणाम कभी कभी
बहुत अच्छे होते हैं और कभी-कभी बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इसका प्रभाव लड़की के पूरे जीवन पर पड़ता है, उसके पूरे मनोविज्ञान पे पड़ता है, वह कई सालों तक इससे नहीं निकल पाती। परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर परिवार एक्सेप्ट कर भी लेता है तो उसके आगे आने वाले फ्यूचर में, शादी में, सब पर नुकसान होता है। तो हमने ये बात की कि लड़कियों को इतनी सुरक्षा दी जाए, तो कानूनन जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां हैं उनको पूर्णतः पत्नी का दर्जा दिया गया है, हर अधिकार दिया गया है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर तमाम तरीके के जो किसी भी तरह की प्रताड़ना है तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनका पालन किया गया है। साथ ही साथ अधिकार में यदि यदि लड़का छोड़ के चला जाता है तो एलिमिनी से लेके, अगर बच्चा हो जाता है तो एलिमिनी से लेकर सारे अधिकार दिए गए हैं। तो क्या लड़कियां जब कंपेनियन चूज कर रही हैं तो वह सोचती नहीं है कि किस तरीके का लड़का वो अपने एक पति नहीं अपने बॉयफ्रेंड के रूप में चूज कर रही, या फिर एक उनका क्या मनोविज्ञान होता है? लड़कियां क्या चूज कर रही हैं से ज़्यादा इसमें जेंडर रहित होकर अगर बात की जाए, निष्पक्ष होकर कि दोनों क्या सोच के चुन रहे हैं और क्यों ये चुनने की नौबत आई और लिव इन तक बात गई क्यों सामाजिक संस्था से निकल के, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं है। जैसा क्रांति का एक उद्घोष में से माना जा रहा है, वैसी कोई क्रांति इसमें नहीं है। क्रांति इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आपने बच्चे को कहा कि आपको चूज करने की आज़ादी है, आप कैरियर चूज करो, स्कूल चूज करो, फ्रेंड्स चूज करो, अपने टॉय चूज करो, अपनी यूनिफॉर्म चूज करो। हमारे ज़माने में इतनी चूज करो वाली फैसिलिटी नहीं होती थी। तो जब आपने चूज करो की फैसिलिटी देनी शुरू की तो उसमें जीवन साथी चूज करो का भी एक ऑप्शन आया, लव मैरिज आया, दोनों ने लव किया, फिर पेरेंट्स को कन्विंस किया, ये भी आराम से होने लगे। लेकिन प्री वेडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद जो चीज़ें महसूस होने लगी तो एक नया क्रांति और नया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जनरेशन थी नहीं, इनको सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा था, इन्होंने स्ट्रगल कम देखे और भावात्मक रूप से चीज़ों को बहुत हल्के में लिया। तो जब इनको चुनने की नौबत आई और इनको चुनने की आज़ादी दी गई तो इन्होंने अपने हिसाब से एक फॉर्मेट चुन लिया, जिसको हम सही वैसे ही नहीं कह सकते। जैसे हमारा 2 साल का बच्चा अगर जाता है और कहता है कि हम इसी बलून से ही खेलेंगे और वो समझता है कि वो एक परमानेंट टॉयज़ उसके लिए होगा, जबकि वो घर आते आते फूट जाता है। आप उसको कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। घर आके बच्चा जब बलून फूटता है, रोता है, आप भी दुखी होते हो, लेकिन बच्चा का वो भावात्मक लॉस छोटा है। सेम चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे ने चूज किया, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी की है ही नहीं। जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको सिंपैथी कहाँ से मिलेगी, एम्पैथी कहाँ से मिलेगी? तो भावात्मक तौर पे कोई भी एक इमीडिएट निकल सकता है। अब इसकी गारंटी कैसे ली जाएगी? जब असुरक्षित एक इंसान होगा तो दूसरा भी होगा। अगर एक को नए ट्रेंड में फॉलो करना है, एक फैशन वाली चीज़ जो है नई जनरेशन के पास कि भाई हम ये भी करके देखते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी एक लिमिटेशन में होता है। अगर हम 6 महीने की बात कर रहे हैं तो एक समझ में आती है बात, लेकिन अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो वहाँ पे बेवकूफ़ी सिर्फ नज़र आती है। क्योंकि 6 महीने, अभी एक शॉर्ट मूवी में जैसे मैंने देखा कि हफ्ते भर के लिए लड़की टाइम मांगती है, उसको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि शादी मेरे से निभ पाएगी या जो भी होगा। तो उस तरह की चीज़ों पे उसने साफ कहा कि ठीक है मुझे दिक्कत है तो मैं हफ्ते भर साथ रहना चाहती हूँ। वो ठीक 7 दिन में इतनी डेप्थ चीज़ें फील करती है कि आराम से डिसीजन ले सकती है। तो एक लड़की को अगर 7 दिन चाहिए होता है और वो 7 दिन में डिसाइड कर लेती है। आप किसी के साथ लिव इन में तभी जाते हैं जब आप उसको जानने समझने लगते हैं, फिर भी आपको 6 दिन, 6 महीने, 6 साल लगते चले जाते हैं और आप श्योर ही नहीं होते हैं और आप इनफैक्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब 6 साल के बाद अगर वो मुकर ही गया तो आप क्या करेंगे? आप तो शादी जैसी संस्था देख के गए हैं, आपको मुकरना बर्दाश्त ही नहीं होगा, क्योंकि देखा देखी और फैशन के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आपने रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं सोचा कि इसमें जो भावात्मक लॉस होता है उसका कोई भरपाई नहीं है और इसमें कोई आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ नए जनरेशन के लिए है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके साथ में है कि
जब सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है तो टाइम लिमिटेशन उसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक लिव इन में रही हुई लड़की ने कहा कि जस्ट ए गैम्बल टाइप चीज़ है, तो जब रहा हुआ इंसान कह रहा है कि गैम्बल है, तो टाइम पीरियड जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपके लाइफ का लॉस होगा। ज़्यादातर लोग 20-30 के बीच में डिसाइड करते हैं। अब ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, आपके कैरियर के लिए, इमोशन के लिए, रिलेशन के लिए। इसको अगर आप ऐसे बर्बाद करेंगे तो फिर उसमें कितने दिन चाहिए? 6 महीने में आप किसी इंसान को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर तो 6 साल रहते जाओ तो, और जितना रहोगे तो फिर तो शादी जैसी भी चीज़ होगी, उसमें अंतर क्या रह गया? आप शादी से इसलिए नहीं निकल पाते हो कि भाई समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। यहाँ भी आप सेम चीज़ में ट्रैप हो गए कि हमने इतने टाइम रह लिया, हमारे पेरेंट्स को पता हो गया, हमारे फ्रेंड्स को पता हो गया, इसको छोड़ के दूसरे को कैसे ट्राई करें। तो आपने देखा देखी में एक्सेप्ट तो कर लिया, फॉलो भी कर लिया, लेकिन निकलना होगा। आप शादी से भी निकल सकते हो। ये बहुत बड़ा ड्रामा आज के डेट में रह नहीं गया है। पहले था कि सिर्फ पेरेंट्स जाके शादी डिसाइड करके आते थे और लोग निभा लेते थे। उसके बाद देखा देखी का ट्रेंड शुरू हुआ, छोटा मोटा मिलने का हुआ, रात दिन फ़ोन कॉल्स में मोबाइल पे आने की बात हुई, प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं, सब कुछ जब पहले ही हो जा रहा है, फिर भी शादियाँ रोज़ क्यों टूट रही हैं? क्योंकि आपने शादी या समाज का जो सिस्टम है उसको समझा नहीं है। जब 2 लोग साथ में रहेंगे बिना ऐसे किए, ना तो ताली बजेगी और ना ही हम कोई भी 2 इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर सकते हैं। तो 2 लोग अगर इसमें एक ऐसे कहे कि नहीं मुझे ऐड ही नहीं होना, तो आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे फिर। तो किसी भी रिलेशन में जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को कोऑपरेट करना ही पड़ता है। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिव इन का कोई फार्मूला, कोई बहुत जादुई फार्मूला मुझे नहीं लगता। आप शादी में भी कोई जादू कर सकते हैं और लिव इन में भी आप फेल हो सकते हैं, और हो ही रहे हैं लोग इनफैक्ट। तो रिलेशन कैसे चलाना है, 2 अच्छे लोगों, अगर इंसान आपको कंपेनियन अच्छा मिल गया तो शादी भी चल निकलेगी, कंपेनियन बुरा निकल गया तो फिर लिव इन भी। लेकिन लिव इन आपने अपने बेसिस पे शुरू किया और उसको लंबा खींचते चले जाते हैं। 6 महीने हो गए, अब इसको कैसे छोड़ दें, इसके साथ मैं रह रही हूँ, आस पड़ोस जाना है, मेरा फ्रेंड सर्कल जान रहा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? जो 10 साल वाला केस आया, हो सकता है उसमें 5 साल के बाद उसको रिग्रेट हो गया होगा, 5 साल में पता चल गया हो, लेकिन सिर्फ 5 साल मैंने इसको दे दिए, अब मैं किसी और के साथ कैसे जाऊँ? और उसके बाद शुरू हुआ होगा कि 1 साल और ट्राई करते हैं, हो सकता है मान जाए, हो सकता है मान जाए, ये भी केस हुआ होगा। तो 6 साल तक, या सामने वाला भी चलो ठीक है 1 साल और टाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल और टाल देते हैं, खुद ही चली जाएगी। तो दोनों अपने अपने गेम में बिजी हैं। तो ये गेम उल्टा भी हो सकता है, मेल की जगह फीमेल भी हो सकता है, फीमेल की जगह मेल भी हो सकता है। इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम। इस इमोशनल जो प्रॉब्लम आएगी, इमोशनल ट्रॉमा जो झेलेगा, जैसे एक ऑफिस है उसके लिए टाइम बना हुआ है 10 से 5, अगर उसमें मैं 2 बजे आऊँ तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी। स्कूल है उसमें अगर टाइम रूटीन ना हो, हर पीरियड्स के लिए टाइम लिमिट ना हो, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसे ही समाज है, रहने के लिए आप लिव इन के बगैर भी रह सकते हैं, साथ में सब कुछ रह सकते हैं, लेकिन साथ में रहने के लिए जो प्रोसेस, आप क्यों कोर्ट मैरिज में भी जाते हैं? कहीं ना कहीं आपको एक समाज का हिस्सा बनना है, और अगर हिस्सा नहीं बनना है तो लिव इन सिव इन कोई मैटर नहीं कर रहा है, आप ऐसे ही रहो, निकलो, तो उसको कोई टर्म ही मत दो। साथ रहना है, या तो आपको, अब वो आदमी अच्छा लग रहा था, आपको साल भर में समझ में नहीं आया तो आपने सोचा कि इसको थोड़ा और अच्छा समझते हैं, फिर साथ में जाके रह के अच्छा समझते हैं। कौन सी ऐसी ह्यूमन टेस्टिंग की कौन सी मशीन आ गई? मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो खुद नहीं कह सकती कि कोई रिफाइंड ऐसा है जो मतलब परफेक्ट मुझे बता दे कि हाँ ये इंसान ऐसा ही होगा, और जो जैसा होगा उस हिसाब से थोड़ी 19-20, आपको बेसिक जो पसंद आना था आपने कर लिया है, आपकी चॉइस ही वैसी है। अब उसमें उस हिसाब से आपको बहुत उसके हिसाब से ढलना है, किसको आपके हिसाब से ढलना है वो आप तय करो। आपको अपनी भी बुराई समझ में आ रही होगी, अपने भी डिमेरिट समझ में आ रहे होंगे। जब आप किसी के साथ रहते, एक रात किसी के साथ रहो तो समझ में आता है कि हाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है। 2 रात 4 रात में नहीं, कैसे नहीं इरिटेशन होगी। अगर किसी को इरिटेशन है, मान लो किसी को लाइट जला के सोने की आदत है, आप लाइट बंद करके सोते हो, वो रात में जिद पे ही अड़ जाए, एक ही रात में समझ में आ जानी है।
तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती है जहाँ कंप्रोमाइज़ बुरा नहीं होता है, क्रांति नहीं होती है कि वहाँ आप लड़के निकल गए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है। अगर सोशल एनिमल नहीं होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, फिर तो सब अपने आप में बुद्ध होते और सब अपने आप में हीरो ही होते। लेकिन जब आप सोशल कनेक्शन की ज़रूरत महसूस करते हैं, आप चल कितने दिन सकते हैं बिना किसी ह्यूमन बीइंग के? आपको कदम कदम पे लोगों की ज़रूरत है। तो आप ऑफिस आते अपने बॉस का कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि वो सैलरी दे रहा है। तो पहले के सिस्टम में शादी अगर संस्था चल रही थी तो इसीलिए चल रही थी कि एक कमा के ला रहा है, एक घर को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक्सप्लोटेशन के लिए मैं कहीं से तैयार नहीं हूँ कि अगर हम स्त्री पक्ष का एक्सप्लोटेशन देख पा रहे हैं आज के डेट में, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि पुरुषों के ऊपर भी चाहे कहीं से कमा के लाए, उसे पुराना है, उसे पूरा करना है। घर का शादी है तो खर्च, अगर 5 लाख बेटे की शादी में होने हैं तो वो कहीं से करे, कर्ज लेके करे, ज़मीन बेच के करे, कुछ भी करे। दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। ये फीमेल्स डिपार्टमेंट का नहीं काम था। तो हम सिर्फ एक ही पक्ष का एक्सप्लॉटेशन देख रहे हैं। जब दो लोग साथ में रहते हैं, मेरे कहने का, मैं ये किसी भी एक्सप्लॉटेशन के फेवर में नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, और जितनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे चलती है उस हिसाब से लोग उसको एक्ट करते हैं। तो अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो ठीक है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने अंदर और सामने वाले के अंदर क्या क्वालिटी डिसक्वालिटी है वो देखने समझने के लिए हफ्ते भर काफ़ी है, 6 महीने काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा खींच रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप अनमैरिड ही अपने आप को फ्री रखो, जब मन जहाँ मन जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करो, फ्री रहो। कोई गलत सेंस में मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। लाइफ अगर सारी आज़ादी ही आपके पास आ गई तो ये भी एक आज़ादी का फॉर्म ही बन जाए। लेकिन शादी के कंपेयर में ऐसी चीज़ें खड़ी करनी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसमें कोई बेस ही नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको कहीं से फेवर उस वे में नहीं कर रही हूँ। और मैंने चूँकि 1-2 केसेस मेरे कंसल्ट में लोग रहे, मैंने कहा ना कि जिस लड़की ने किया ठीक है उसका बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहाँ पे भी वही मैटर किया कि उसको लड़का अच्छा मिल गया और वो खुद अच्छी थी। मैटर यही करता है कि दोनों पक्ष अच्छे हो, चाहे शादी हो या लिव इन हो। तो आप भाग के सोचोगे कि शादी से लिव इन में चले जाएंगे तो आदमी अच्छा हो जाएगा, ऐसा कोई क्रांति आप नहीं कर रहे हो। तो समझने की बात सिर्फ ये है कि ये बहुत ओल्ड एज चीज़ नहीं है या ओल्ड मैंटलिटी नहीं है। यहाँ पे मैंटलिटी सिर्फ ये देखनी है कि आपके पास कितनी समझ है और मैच्योरिटी है, आपको कितनी सिक्योरिटी चाहिए, आपको कितना इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए। और अगर नहीं चाहिए कुछ तो फिर फ्री रहो, कैरियर बनाओ, घूमो फिरो, 10 दिन वहाँ रहो साथ में नहीं रहो, जो करना है करो भाई। उसमें फिर ज़बरदस्ती का शादी की ज़रूरत और बच्चे की ज़रूरत ही क्यों लग रही है आपको? क्योंकि क्रांति का मतलब होता है कि कुछ बेटर, मतलब शादी से कुछ बेटर आप लेके आ रहे हो। मुझे ये मैं कहीं से नहीं कहूँगी कि ये शादी से कुछ बेटर फॉर्मूला है आपके पास। ऐसा कहा जाता है और ये सत्य भी है कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन भारतीय समाज में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, एक प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी विशेष धर्म के बारे में चर्चा हो रही है तो बात अलग है। भारतीय समाज पूरी तरीके से अलग अलग तरह के रंगों कल्चर का मिक्सचर है। अब हम इसमें देखते हैं, लेकिन सभी कल्चर में हम देखते हैं कि दो लोगों के आपसी संबंधों की वैधता के लिए शादी का होना एक ज़रूरी क्राइटेरिया है। सिवाय आदिवासी और ऐसे समाज जो खुलेपन के पैरोकार हैं, उसमें आदिवासी समाज और लिबरल समाज आता है। आदिवासी समाज इसलिए आ सकता है क्योंकि आदिवासी समाज के पास ऐसी कोई भी संपत्ति या ऐसा कुछ सृजन किया हुआ संपत्ति नहीं होता, अर्जित की हुई संपत्ति नहीं होती, जिसको आगे अपने ही पुत्र में, विशेषकर ये पुत्रों के लिए ही है शादी व्यवस्था, तो पुत्र के को आगे ट्रांसफर किया जाए। तो इसीलिए इतना खुलापन है और इसीलिए ये आवश्यकता या ऐसा कोई जोर नहीं है कि वो शादी, दो लोग आपस में रह सकते हैं बिना शादी के भी। ऐसे भी समाज है हमारे भारतीय समाज में।
लेकिन बाकी अधिकतर अधिकतर सभ्य समाज में शादी ही एक वैध तरीका है दो लोगों के रहने के लिए। अब इसमें कई बार अपने समाज के खुलेपन को दिखाने के लिए, हम भारतीय समाज के खुलेपन को दिखाने के लिए शकुंतला का उदाहरण देते हैं और राइट टू चूज़ में हम ये दिखाते हैं कि स्वयंवर की प्रथा रही है वैदिक काल में, पुराने प्राचीन काल में। इसमें महाभारत का भी कई लोग उदाहरण देते हैं, जिसमें कर्ण और कुंती के पुत्र कर्ण का उदाहरण दिया जाता है, जो कि लोक समाज और समाज के भय से अपने पुत्र को नदी में बहा देती है। खैर, उसी महाभारत में सत्यवती का उदाहरण लेना लोग भूल जाते हैं, जिन्होंने मुनि ऋषि पराशर से विवाह गंधर्व विवाह किया और उनके संतान को जन्म दिया, वेदव्यास, जो कि पराशर मुनि के ही आश्रम में रहे जीवन पर्यंत। और उन्होंने पराशर मुनि ने सत्यवती को ये अपनी तरह से ऑफर दिया था कि वह उनके साथ रहें, पत्नी बन के रहें, लेकिन सत्यवती अपने निजी स्वार्थ के कारण उनके साथ नहीं रही, क्योंकि वह गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। तो ये हम अपने ही प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी हम कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, जिसमें स्त्री बहुत लिबरल भी है, बहुत ओपन माइंडेड भी दिखती है, उसके अधिकार भी हैं, और एक ही दूसरी तरफ पितृसत्ता भी दिखाई देती है। तो दोनों तरह के फ्लेवर्स दिखते हैं। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं, आज के युग में पितृसत्ता की बात होती है, तो जिस तरीके से ये कहा गया कि जब हम मुख्यतः शादी का मुख्य कारण एक तो यौन शुचिता है और एथिक्स मोरालिटी की बात है, तो एथिक्स मोरालिटी भी हमेशा समाज के सापेक्ष रहता है। जो समाज को सूट करता है वही एथिकल हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमारे समाज में जो सही है वो दूसरे के समाज में भी सही हो सकता है, उसके समाज में वो गलत हो। तो अभी हम ये मानते हैं कि हमारे समाज में और कई और समाजों में, भारतीय समाजों में शादी का महत्व है और वो मॉरल, नैतिक और एथिकल ग्राउंड पे सही है, तभी दो लोग आपस में रह सकते हैं। वरना एक एनार्की, एक ऐसा नहीं हो तो एक एडल्टरस माहौल हमेशा रहेगा, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि लड़का एक ही घर में रहे, कई और संबंध एक साथ साथ बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए कानून भी सख्त है इन मामलों में। और हमने देखा है कि पहली पत्नी को कई अधिकार हैं। अगर दूसरे के साथ लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो पहली पत्नी को अगर डिवोर्स नहीं दिया है तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं होगा, जब तक कि बच्चा नहीं होता। अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे को पूरे अधिकार दिए जाएंगे, जैसे कि पहली पत्नी से जो बच्चे हुए हैं उनको दिए गए हैं। एक विमर्श का विषय है कि लड़के पहली बात तो क्या सोचकर ऐसे संबंधों में जाते हैं, क्योंकि मुख्यतः ये देखा गया है कि लड़कों की तरफ से दहेज, अपनी जाति, ऊंची नीची जाति वाला जो एक जो अप्रोच है वो हमेशा रहता ही है परिवार की तरफ से। तो कभी भी लड़का इतना रिबेलियस नहीं होता कि परिवार के सारे नियम कानून छोड़कर वो लड़की के साथ लिव इन में है और फिर बाद में अंततः शादी कर लेगा। लिव इन मुख्यतः इसी तरीके से होता है कि हम एक दूसरे को जानने के लिए साथ साथ रह रहे हैं, और जब एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी हम समझ लेंगे, जान लेंगे, या बढ़ जाएगी कंपैटिबिलिटी, तो हम एक उसका जो अल्टीमेट गोल है वो शादी ही है, साथ साथ रहना, ठीक है। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जब कुछ ही वर्षों के बाद यह रियलाइज होता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या हम दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं, और एक उसमें वर्कआउट करता है, मुख्यतः लड़के को ही लोग कल्प्रिट मानते हैं। वैसी स्थिति में जो लड़का है उस पर सारे कानूनी दांव पेच लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट केस है उसमें रेप का केस लगाया गया है। तो जाहिर है कि ट्रोल्स जो उसके सपोर्टर हैं, जिन्हें ट्रोल्स कहा जा रहा है, वो सपोर्ट करने वाले के भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लड़की का पक्ष, लड़की जो जिस यातना से गुजर रही है, जो 7 साल रही है किसी लड़की के साथ, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो एक पूर्णतः शादीशुदा कपल की तरह उसका जो दुख है वो वैसा ही है। तो उसको समझना, साथ ही साथ जो लड़का एक ब्रूटल अप्रोच अपनाता है कि लड़की को कई तरह से
धमकी देना, वीडियो लीक करने जैसे जो चीज़ें हैं, इसका प्रभाव समाज पर एडवर्सली पड़ता है, इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो क्या लड़कों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम 1-2 साल के बाद भी इस रिलेशनशिप को निभा सकें? और अगर नहीं ना निभा सकेंगे तो क्या क्या कानूनी प्रॉब्लम्स हम लड़कों पे हो सकती हैं? क्या इसकी जानकारी के बिना वो एक कमिटमेंट फ्री एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं? जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जिसे उसके माँ-बाप तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सब हो गया, कोई भी किसी का करे, जेंडर मैंने बार-बार कहा है कि जेंडर हम छोड़ ही देते हैं। अगर फीमेल भी एक्सप्लॉइट हो या मेल भी एक्सप्लॉइट हो तो भी। तो मेरे ख़्याल से पहले जब आप साथ में रहने की डिसीजन लेते हैं, उस वक़्त आप कुछ कमिटमेंट या कुछ लीगल पेपर्स ज़रूर बनवा लें कि ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, या इतने टाइम बॉन्ड के साथ कि हाँ इतने दिन हम साथ रहेंगे, और इस बीच में अगर किसी तरह का कोई हैरेसमेंट होता है, कोई अब्यूज़ होता है, कोई ज़बरदस्ती होती है, या इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं या सोशल इश्यूज़ हैं, उन सारे इश्यूज़ पे वो एक क्लियर बॉन्ड टाइप से चीज़ें बन जाए, जैसे हम डीलिंग करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद अगर आप वो एक सेफ साइड रखते हैं, जैसे होता है ना कि सिक्योरिटी मनी लेके बहुत बार मकान मालिक आपको मकान देता है, सिक्योरिटी मनी आप लास्ट में पे कर सकते हैं, वैसे ही आप उसको एज ए सिक्योरिटी रखिए कि इनके साथ के रिलेशन ख़राब होते हैं तो आप रोड पे आने के बजाय और समाज से ट्रोल्स होने के बजाय जो आपके पास लीगल राइट्स हैं आप सीधे वहाँ से एक्शन लें, या आपको अंदर अंदर एक कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये चीज़ें हमने सोच रखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कितनी बुरी बात है कि आपको जिस आदमी पे इतना भरोसा नहीं है उसके साथ आप रहने जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डाउट है, और फिर भी आप उसके साथ रहने जा रहे हैं, और इतने दिन रह के भी अगर डाउट बना हुआ है तो आप उसको कैसा रिलेशन कहते हैं, कैसे लव कहते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ही बेसिकली समझ के बाहर की चीज़ है। और वैसे तो अब लव और अरेंज में भी लोग कह रहे हैं कि भाई पहले रहने का, तो समझो समझने के लिए जितना टाइम पीरियड चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन और दूसरा है कि क्योंकि जब आप कह के रहते हैं ना, देखिए अगर लव और रिलेशंस आज के डेट में आप कहते हैं कि सामान्य बात है तो हमने मान लिया, और ऐसा कौन सा कपल है जिसके लिए आज के डेट में आप कह सकते हैं कि अगर वो 25+ होते हैं या 30 प्लस है और जॉब में हैं, बाकायदे सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उनकी फिजिकल इंटीमेसी नहीं ही हुई होगी, ये भी आज के डेट में एक सामान्य घटना बन चुकी है। तो अगर कोई कहता है कि रिलेशन में है तो 80% लोगों के फिजिकल रिलेशन भी मान लिए जाते हैं। तो जब वहाँ से एक्सेप्टेंस हो सकता है कि आप एक रिलेशन में थे फिर भी है कि आप शादी में आते हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर नहीं लगता है। लेकिन जब आप लिव इन कह के आते हैं तो एक बड़ा फिजिकल का एक देखते ही स्टिग्मा आपके ऊपर लोग बायस्ड हो जाते हैं कि अच्छा लिव इन मतलब उसके साथ दिन रात हस्बैंड वाइफ की तरह रह गया, दैट मीन्स कि जस्ट लाइक ए डिवोर्सी, और इस तरह से समाज आपको ट्रीट करेगा। आपकी शादी में वही सारी समस्याएं आ सकती हैं। कोई भी अगर लड़का लिव इन में खुद नहीं रहा है तो वो आपको जज करेगा ही करेगा, समाज आपको जज करेगा, उसका परिवार जज करेगा, और आप उसको रोक भी नहीं सकते। यही चीज़ें मैंने कहा ना कि आप रिलेशन में हैं लेकिन आपने ये टर्म नहीं दिया, या आप साल 2 साल 5 साल 8 साल से नहीं रह रहे हैं, आप 8 साल से सही में हस्बैंड वाइफ की तरह रह भी रहे हैं, तो आपने सिर्फ शादी टर्म नहीं, आप किसको कैसे नहीं डिवोर्स कर सकते, आप क्यों नहीं डिवोर्स अपने आप को मानेंगे, आपको भी मानना चाहिए। तो समाज के परिप्रेक्ष्य में देखने पे आप वहाँ से कहीं से भी वो ओहदा फिर से हासिल नहीं कर सकते। दोनों पक्ष के लिए है कि हालांकि हमारा समाज हमेशा से पुरुषों के लिए इन मामले में खास करके थोड़ा सा लिबरल रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी उनको सुविधा मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा या फिर उनको लोग आसानी से स्वीकार कर लेंगे। पीठ पीछे ही बोले, लेकिन ये दिमाग में ज़रूर बात रहेगी कि लिव इन से आए हैं तो इन्होंने ऐसा ऐसा किया होगा, और फिर ये एक तरह से दूसरी शादी की तरह चीज़ हो गई। तो बेसिकली कहने का मतलब वही है कि जो चीज़ें समाज में स्वीकृत करवाने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो समाज की भलाई के लिए हो, और इसमें भलाई जैसी चीज़ नहीं दिख रही है। साथ रहना और समझना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझने के लिए आस पड़ोस और दुनिया जहान सब उसका, अगर कोई बच्चा भरा हो रहा है और उसके घर परिवार पड़ोस सारे आपको बता देंगे। तो पहले के ज़माने में जो शादियाँ होती थी वो आस पड़ोस से पूछ के, उसके रिश्तेदारों से पूछ के, ऐसे भी उस समय भी ठगी होती थी, एक आध किस्से होते थे। लेकिन आप जब खुद से चूज कर रहे हैं तो अपने आँख कान
खुले रखिए ताकि आपको एक भरोसेमंद साथी हो। और ख़ास करके अगर पुरुषों की बात है तो वो एक लायबिलिटी ऐसी लेना भी नहीं चाहते हैं, और ज़्यादातर जो लायबिलिटी फ्री रहना चाहेगा वही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर कोई पुरुष लिव इन की बात कर रहा है तो सीधा साधा मुद्दा है कि अभी वो शादी के मूड में नहीं है और थोड़ा टाइम उसको चाहिए, और वो बाद में डिसाइड करेगा। तो जो भी ज़िम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो लिव इन का कॉन्सेप्ट ही उन्हीं के लिए है जो ज़िम्मेदारी से भागना चाहते हैं, और या फिर इलीगल समाज के हिस्से हैं जिनको लीगलाइज एक टर्म चाहिए। तो यहाँ पे उन लोगों को बहुत सी समस्याएं बाद में भी हो सकती, पहले भी हो सकती हैं, और इसका कोई सॉल्यूशन बहुत बड़ा ना आना है, ना इससे बड़ी क्रांति आ जानी है कि आप पूरा समाज कह रहा है कि ठीक है पड़ोस में कोई लिव इन रह रहा है, कोई बात नहीं है, अगले दिन वो छोड़ के चल देगा, लेकिन उसकी जो वाइफ है या उसका जो हस्बैंड है, दोनों को आप उसी नज़र से जज करेंगे। जैसे एक प्रत्यक्षता पति या प्रत्यक्ष पत्नी जो समाज के लिए मायने रखते हैं। तो जब आप दावेदारी विवाह का संस्था के बराबर में कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, और सारे हक उस तरह से हासिल कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहिए। और जिम्मेदारी से भागने वाले लोग ज़्यादातर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आज के डेट में कहते हैं जैसे अब यूपीएससी एस्पिरेंट हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तब तक। और उसके अपोज में भी ट्रोल्स ने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कोई तैयारी वारी नहीं करनी है, उनको बस टाइम पास करना है। तो हर तरह का जवाब आपको वही मिल जा रहा है, समाज के सारे ठेकेदार मौजूद हैं, और आपको खुद अपना आँख कान खुला रखना है। किसी भी तरह की शादी हो और किसी भी तरह का रिलेशन हो, अगर आप खुद से नहीं अपने लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो फिर कोई भी समाज का कोई भी इस तरह का नहीं बना है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इमोशनल लॉस का कहीं से कोई ना तो कोई कानून उसको समझ सकता है, ना समझा सकता है, ना आपका वक्त जो बीत जाएगा महत्वपूर्ण वक्त रहेगा कैरियर और रिलेशन के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, जो भी है। तो ये हम देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यताओं में इस तरह का खुलापन है जिसमें जिसमें यौन शुचिता का उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जो उनकी समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वह उनके एथिक्स के लिए उस समाज के सापेक्ष सही भी है। तो यौनिकता में एक खुलापन है जो कि हमारे भारतीय परंपरागत समाज के लिए कतई सही नहीं माना जाता है, आम जनमानस सही नहीं मानता है। तो उस ऐसी स्थिति में जब हमारा समाज किसी एक प्रैक्टिस को सही नहीं मानता है, उस प्रैक्टिस को जबरदस्ती आरोपित करना एक सामाजिक विखंडन पैदा करता है, जो कभी भी कोई सभ्य समाज या किसी भी देश के लिए, उस देश के प्रगति के लिए सही नहीं है। हमारा जो परंपरागत समाज है यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि एक पुरुष एक समय में अपनी पत्नी और कई और संबंधों में इन्वॉल्व हो, और इसी प्रकार कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध में इन्वॉल्व हो लिव इन के नाम पर। तो ये हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो स्वीकार करे, और इसमें कई वर्ष लगेंगे, जो कि अभी भी मैं मानती हूँ कि एथिकली हमारे समाज के लिए सही नहीं है। जहाँ तक यौन शुचिता की बात है, यौन शुचिता अभी भी हमारे समाज में शादी के रास्ते ही मानी जाती है। विवाहेतर संबंध और विवाह से पूर्व संबंध को अभी भी हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। जीवन जीने की जो शैली होती है भारत में, मुख्यतः हम माने कि वैयक्तिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के नाम पर जो माय लाइफ माय चॉइस बढ़ता गया, उसके कारण ही ये नित नए जो जीवन शैली हमको सामने दिखते हैं, और इसके लिए भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हर तरह की जीवन शैली को हम, चूँकि एक प्लूरल समाज है और बहुत लिबरल रूढ़िवादी हर तरह का समाज है, तो धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा है और वो स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा समय आएगा कि जिसमें हो सकता है कि शादी को इतना महत्व न दिया जाए, लेकिन शादी को महत्व दिया जाए, पूजा पाठ, चैंटिंग, मंत्र उच्चारण न भी किया जाए, लेकिन फिर भी ये जो स्त्री और पुरुष का संबंध हमेशा ही किसी कमिटमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, हमेशा बिना जिम्मेदारी के कोई संबंध चलने वाला नहीं है, ये एक तय बात है। तो कमिटमेंट से भागकर
इस तरह के संबंध ना बनाए जाएँ। आपको कमिटमेंट पूरे करने ही होंगे, तभी वह संबंध आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ आगे कि क्या इस तरह का संबंध यानी लिव इन जो कि समाज में अभी अभी बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, को हम कब तक, हमारा समाज कब तक इसको स्वीकार्यता देता है, जो कि कई लोगों के हिसाब से एक जैसे शादी एक जुआ होता है, तो लिव इन उससे भी बड़ा जुआ माना जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है आने इन कुछ वर्षों में हमने देखे कि कई ऐसे शादियों में भी और गैर शादियों में भी हमने देखे कि कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिनमें लड़कों को भी शोषित किया गया है। तो उस तरह के भी कानून बनाए, कानून किसी एक लड़का या जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जिसके साथ भी जो भी पीड़ित है उसके लिए कानून अपना खड़ा होना चाहिए।